हे एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल स्टडी एंड फन विद बानू। तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे थे सब इससे पहले भी। तो आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं, जो कि क्या है भाई, उसका ना इस सेकेंड पार्ट का नाम ही है हमारा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में, फिर उसके बाद से कैसे वहाँ पे आइडिया आया नेशन के लिए, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आइडिया आया ऑफ द नेशन बनाने का, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो पहले देख लेते हैं एक दो पॉइंट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, इसमें क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, शॉर्ट में देखेंगे। तो जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी, फिर उसके बाद से ड्यूज़ वर एबोलाइज्ड, क्या कर दिया गया भाई, कब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया गया तो वहाँ पे क्या हुआ, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे, फिर जो भी ड्यूज़ टैक्सेस लिए जाते थे उन सबको एबोलाइज कर दिया गया, ठीक है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। फिर अगर देखिए जो भी यूनिफॉर्म सिस्टम था, जैसे कि वेइंग करने का, फिर मेज़र करने तक, किसी चीज़ को मापने का जो एक मापक होता है उसको क्या कर दिया जाए, अडॉप्ट किया गया। मतलब आप उस एरिया में पूरे फ्रांस में अब क्या होगा, मान लीजिए हमें वेटिंग करना है तो हमें किस में वेट करना पड़ेगा, केजी में करना पड़ेगा और ग्राम में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें लंबाई नापनी है तो मीटर में करना पड़ेगा, किलोमीटर में करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा मेजरमेंट, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। फिर जो थर्ड और फोर्थ है वो ये है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो थे वो लैंग्वेज ऑफ द नेशन रीजनल डायलेक्ट जैसे डिस्करेज कर दिया गया। जो फ्रेंच था वहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेजेस थे ऑफ द नेशन के, वो क्या हुए, उसको डिस्करेज किया गया और एक कॉमन लैंग्वेज लाया गया जो पूरे फ्रांस में चलाया जाए। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते थे, मतलब जगह जगह पे अलग अलग भाषाएं जिसे बोलेंगे, बोली जिसे बोलेंगे, उन सबको हटा करके क्या कर दिया गया, एक कॉमन लैंग्वेज लाया गया। जैसे कि हमारे इंडिया में है तो कहीं पे भोजपुरी, कहीं पे कन्नड़, कहीं पे मलयालम बोले जाते हैं ना, तो इन सबको हटा के मान लीजिए हिंदी अगर पूरे इंडिया में लागू किया जाए, वैसे ही फ्रांस में भी हर एक लैंग्वेजेस को हटा के सीधे फ्रेंच लैंग्वेज को पास किया गया, ठीक है ना। उसके बाद से क्या हुआ कि जो हाइमन्स थे कंपोज किए जाते थे एंड ओथ्स टेक के किए गए, ठीक है। तो जो भी हाइमन्स कंपोज किए गए थे, फिर जो भी ओथ्स कंपोज किए गए थे, ओथ्स बनाए गए थे, टेकन किए, उन सबको ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही। तो इसका फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, तो जो आइडिया ऑफ ला पार्ट्री था, तो ये हमारे एनसीईआरटी में जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिया हुआ है, द आइडिया ऑफ ला पार्ट्री, जो फादरलैंड का आइडिया, ठीक है। फिर ले सिटोयन मतलब सिटीजन, जो सिटीजन थे, और ला पार्ट्री मतलब फादरलैंड का आइडिया भी लाया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद से बोला गया जो न्यू फ्रेंच फ्लैग बना गया, रिप्लेस कर दिया गया फॉर्मर रॉयल फ्लैग। तो जो भी पुराना रॉयल फ्लैग था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसके बाद से एक नया फ्लैग लाया गया जो क्या था, न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया। ये सब कहाँ कब हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंडर में। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय ये सभी काम किए गए थे, ठीक है। फिर सेवेंथ और एट्थ पॉइंट ये है कि जो स्टेट जनरल था उसे क्या किया, वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम एज अ नेशनल असेंबली। तो क्या किया गया उस समय, जो स्टेट जनरल था उसे क्या किया गया, फिर से इलेक्ट किया गया और उसका एक नया नाम दिया गया। नया नाम क्या था उसका, नेशनल असेंबली दिया गया। क्या नया नाम दिया गया, नेशनल असेंबली दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग देखें जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का काम होगा वो एक सेंटर द्वारा किया जाएगा। सेंटर मतलब किसी एक के पास पूरे फ्रांस में जो हक होगा काम करने का उसे एक सेंटर के पास होगा, ठीक है। तो वही एक ही गवर्नमेंट होगी, पूरे पूरे उस देश में काम करेगा, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद से और देखें तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ठीक है, फिर देखते हैं क्या हुआ। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया लिबरेशन ऑफ यूरोपियंस फ्रॉम डिपोटिज्म एज देयर मिशन। सो यहाँ पे क्या हुआ, तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या किया, तो फिर जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया किसे, डिपोटिज्म को। कैसे डिक्लेयर कर दिया, एज अ लिबरेट कर दिया। कैसे कर दिया उसे, डिपोटिज्म जो उनका मिशन था उसे बदल के क्या किया, लिबरेलेशन। अब डिपोटिज्म का मतलब ही होता है कि एब्सोल्यूट पावर हो, बहुत ही ज़्यादा पावर हो किसके पास, किसी एक पर्सन के पास। तो जो डिपोटिज्म था उस यूरोप में डिपोटिज्म चल रहा था, तो उसे हटा के लिबरेशन ला दिया। लिबरेशन का मतलब होता है अब पावर किसी एक के पास नहीं होगा, किसी एक मतलब अथॉरिटी के पास होगी, और वे पावर मतलब ऐसे होंगे कि सबके काम आए, यानी कि एक किसी के काम है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ बोला गया है कि जैकोबिन्स क्लब से बनाया गया। तो जैकोबिन क्लब जो थे पूरे यूरोप के हर एक सिटी में इसे क्या किया जाता, ओपन किया गया था, जैकोबिन क्लब नाम का
हर एक जगह पे, यूरोप के हर एक जगह पे ओपन किया गया था। और इसमें कौन पार्ट कर रहे थे? मिडिल क्लास के पीपल पार्ट कर रहे थे। कौन कर रहा था भाई? मिडिल क्लास के पीपल कर रहे थे। फिर क्या किया उन्होंने? इसे प्रिपेयर किया था एज अ वे, जिससे क्या हो सके, जो फ्रेंच की आर्मी हो ना वो मूव कर सके कहाँ पे? हॉलैंड के पास जा सके, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1970। तो 1970 में ये इन्होंने एक रास्ता बना दिया था जैकोबिन क्लब से, जो क्या कर सके, फ्रेंच आर्मी को मूव करने में हेल्प कर सके। कहाँ मूव करने में हेल्प कर सके? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच, जो भी इटली के मच ऑफ द इटली के कई पार्ट में 1790 में, ठीक है ना। ये बात हो रही है कब की? 1790 की। फिर उसके साथ साथ बोला गया विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब देखिए भाई क्या हुआ, जैसे जैसे आउटब्रेक हुआ रिवोल्यूशनरी वॉर का, ठीक है ना, वैसे वैसे फ्रेंच की जो आर्मी थी उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। हर एक जगह पे नेशनलिज्म का आइडिया चारों तरफ फैलाने लगा, ठीक है ना। इससे चारों तरफ नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो चारों तरफ फैलने लगा, ठीक है ना। जैसे जैसे रिवोल्यूशनरी अपने वॉर के रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रेक हो रहे थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सख्त शख्स के बारे में, जो कौन था भाई? बहुत ही मतलब उस समय के भावी माने जाते हैं, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। भाई नेपोलियन बोनापार्ट कौन था भाई? इनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। और इनके ऊपर पाँच नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट, फिर इनका नेपोलियनिक कोड क्या था, फिर इन्होंने अपने समय में क्या क्या किया था, ठीक है ना। तो ये देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे और फिर इनका क्या काम था, क्यों ये आए, क्या किया इन्होंने, ठीक है। तो ये देखते हैं नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं भाई फिगर से, ताकि कहीं पे भी हम लोग देखें इन्हें तो अच्छे से समझ लें, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे नेपोलियन बोनापार्टे जी, देख सकते हो इस शख्स को, देखने से ही कुछ लग रहा है। तो इसने क्या किया था सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ? फॉर्मर मिलिट्री लीडर था, ठीक है ना। ये क्या था? एक मिलिट्री का लीडर था। कौन से मिलिट्री? फ्रेंच मिलिट्री का ये क्या था? लीडर था, ठीक है। उसके साथ साथ इसने डिस्ट्रॉय किया था डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो फ्रांस में डिस्ट्रॉय कर दिया किस चीज़ को? डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने किया? नेपोलियन ने। फिर मिलिट्री लीडर था, ठीक है। कौन था? नेपोलियन था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या और काम किया था? क्या इसने अच्छे अच्छे काम किए, क्या गलत काम किया? फिर इसके साथ साथ इसने क्या किया था? री इंट्रोड्यूस मोनार्की। तो इसने मोनार्की को फिर से इंट्रोड्यूस किया। किसने किया था? नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने। कब किया था? तो अपने समय में, ठीक है। तो फिर से इसने री इंट्रोड्यूस किया किस चीज़ को? मोनार्की सिस्टम को, ठीक है ना। फिर इसने इसके साथ साथ और भी क्या काम किया था? तो मेड अ सिविल कोड, जिसका नाम था 1804 से 1804 को नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। और इसने इसे भी इंट्रोड्यूस किया था अपने समय में, ठीक है ना। आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं 1804 को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा होता है व्हाट इज नेपोलियनिक कोड, ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज नेपोलियनिक कोड, दैट वाज 1804। फिर बोला जाएगा व्हाट इज 1804, what is code 1804, तो you can also say that it is Napoleonic code। अब नेपोलियनिक कोड, ये कोड बनाया गया था किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। अब इस कोड के द्वारा इसने क्या किया था? कुछ इसमें काम किया था इसके अंदर, इस समय के अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं उसे भी, इसने क्या काम किया था, कैसे किया था। तो पहले हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा नेपोलियन के कोड का सिविल कोड ऑफ 1804, इसे हम लोग बोलते हैं, जो उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804। तो 1804 का सिविल कोड था क्या? नेपोलियनिक कोड। आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके बारी बारी से। चलिए फिर। तो ये आगे हमारा नेपोलियनिक कोड के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया गया था? इक्वलिटी बिफोर लॉ, के सामने सभी लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। नो एंड नो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस। तो अगर कोई जन्म के हिसाब से, जन्म के आधार पे कोई प्रिविलेज हो रहा है, कहीं किसी से भेदभाव हो रहा है, तो ये नहीं होगा। लॉ के सामने सभी लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। पहला लॉ इसका यही था, पहला रूल इसका नेपोलियनिक कोड का पहला फर्स्ट रूल यही था, ठीक है ना। सेकंड क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर, अपनी प्रॉपर्टी को हम बचा सकते हैं, इसकी राइट हमारे पास मिली हुई थी उस समय, ठीक है ना, फ्रेंच को मिली हुई थी। थर्ड जो था, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। मतलब हमें यहाँ से इस प्लेस से हमें कहीं पे और जाना है, इस प्लेस पे, तो पहले लोग वॉक करके जाते थे, खूब अच्छे से चलते चलते, बैठे चलते चलते। लेकिन बट जब ये आए महाराज नेपोलियन जी, तो इन्होंने क्या कर दिया भाई? उसको चेंज कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या किया? जब ये आए तो बोले भैया अब आप लोगों को क्या करना है? पैदल चल के नहीं जाना है। कैसे चलाना है? अब पैदल चल के नहीं जाना है आपको। अभी क्या करना होगा? आप बाइक लेना होगा या फिर 4 व्हीलर की सहायता से क्या करके, हेल्प करके ये भेजता है सबको, ठीक है ना। इसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और किसे चेंज किया? कम्युनिकेशन सिस्टम को भी चेंज किया था। किसने किया था? नेपोलियनिक कोड के द्वारा, नेपोलियन ने, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसने एबोलाइज कर दिया था फ्यूडल सिस्टम को। फिर उसके बाद से स्टैंडर्डाइज कर दिया वेट और मेजरमेंट को। तो हमने देखा था ये फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी ये काम हुआ था, बट नेपोलियनिक कोड में नेपोलियन ने भी इस काम को और भी अच्छे तरीके से किया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर
वर रिमूव्ड एंड कॉमन नेशनल करेंसीज टू बी फॉलोड। तो क्या हुआ भाई, इसने क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो भी थे पूरे फ्रांस में उसे रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया। किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। क्या चीज़ों को, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को, ठीक है। और उसके बाद से उसने क्या किया, कॉमन नेशनल करेंसी को क्या कर दिया गया, फॉलो किया, और कॉमन नेशनल करेंसी पूरे फ्रांस में अलाउ कर दिया, ठीक है ना। फिर आप देखिए क्या हुआ, रिएक्शन क्या थे नेपोलियन के इन यूरोप में। तो यूरोप में इसके द्वारा क्या क्या रिएक्शंस आए, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इनिशियल इथुसियाज्म सुन टर्न इन हॉस्टिलिटी, तो क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या रिएक्शन था नेपोलियन का यूरोप में, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं यही। इनिशियली क्या हुआ ना, इन हॉलैंड में एंड स्विट्जरलैंड में एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज ऑफ ब्रसल्स, मेन, मिलान एंड वार्शा द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। तो देखिए भाई, ये जो भी सिटीज़ थी, जैसे हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फिर कुछ पार्ट जैसे ब्रसल के हो गए, फिर मेंस हो गया, मिलान हो गया, वर्षाव में, यहाँ पे फ्रेंच आर्मी को क्या किया जाने लगा, फ्रेंच आर्मी को का वेलकम करना लगा, ठीक है ना। उस समय फ्रेंच आर्मी का इस जगहों पे बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होने लगा। क्यों, कैसे, एज अ हार्बिंगर ऑफ द लिबर्टी के रखवालों के जैसे उन्होंने इनका वेलकम किया, ठीक है ना। फिर सेकंड जो है, बिजनेसमैन जो थे, कौन था, बिजनेसमैन जो भी थे, फिर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे, वर वेरी हैप्पी। वे क्या हो गए, बहुत ही खुश हो गए। क्यों, विद सिविल कोड जो भी था, यूनिफॉर्म लॉज लाया था, फिर स्टैंडर्डाइज वेट कर दिया था, हर एक जगह पे वेट सेम कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो भी मतलब स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, फिर बिजनेसमैन थे, ये खुश हो गए। क्यों, मान लीजिए ये लोग इससे पहले, नेपोलियन कोड से पहले हम लोग समझते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 किलो क्या रखा, कोई वेटिंग वेइंग वाला सामान, जैसे हम लोग बोलते हैं वीट रखा, ठीक है ना। तो इसी 5 किलो को अगर मैं कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लोग वेइंग करेंगे दूसरे चीज़ से, तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्डाइज मान लीजिए कुछ और है, यहाँ पे वेइंग करने में तो कन्फ्यूजन होता था। इस वजह से जो भी बिजनेसमैन थे वे खुश हो गए, क्योंकि सेम स्टैंडर्डाइज वेइंग हो गया, मेजर्स भी हो गए, ठीक है। एंड एक कॉमन नेशनल करेंसी भी आ गई। अब मान लीजिए मुझे यहाँ की करेंसी यहाँ पे ले जाना होगा, मुझे यहाँ पे रहना होगा, तो यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे उसे चेंज कराना पड़ेगा। फिर यहाँ से मान लो यहाँ पे जाना है मुझे, तो यहाँ पे भी चेंज कराना पड़ेगा। तो इससे फिर यहाँ पे आऊँ, फिर चेंज कराना पड़ता था। तो इस वजह से एक जब कॉमन करेंसी भी आई, तो इससे भी क्या हुआ, बिजनेसमैन और मतलब हर एक लोग इससे खुश हुए, ठीक है। फिर अब हम लोग देखेंगे कि जो शुरू में जो इथुसियाज्म था वो टर्न हो गया एक हॉस्टिलिटी में। तो पहले शुरू में बहुत ही मतलब अच्छे जोरों शोरों से लोग थे, बट क्या हुआ कि वो क्या हो गए, फिर से हॉस्टिलिटी में चेंज हो गए, फिर से वैसा जैसा पहले था वैसा हो गया कुछ। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले 3 रीज़न देख लेते हैं। पहले क्या था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। तो वहाँ पे देखिए इक्वालिटी ऑफ लॉ था, फिर राइट टू प्रॉपर्टी थी, बट वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, पॉलिटिकल फ्रीडम सीधे एबोलाइज कर दिया था। क्यों, क्योंकि नेपोलियन खुद अपना एज अ मिलिट्री रूल लगा लिया था और वो खुद काम कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो था, इंक्रीज टैक्सेशन, मतलब उसने टैक्स को इतना बढ़ा दिया था कि जो भी फार्मर वगैरह रहे होंगे, मान लीजिए बिजनेसमैन तो खैर दे ले रहे थे, मतलब फार्मर्स जो थे वे सब तो प्रॉब्लम में तो पड़ेंगे ही। फिर सेंसरशिप उसने अपना लिया था, खुद करेगा सो भी करेगा। फिर लास्ट जो था वो फोर्स करता था, क्या, कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी। लोगों को क्या करता था, फोर्स करता था, आप लोगों को अब आर्मी में आना होगा सबको, एकदम मतलब क्या करता था, आना है सबको फ्रेंच आर्मी में को ज्वाइन करना है, जो भी एडल्ट पर्सन थे, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप, पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का उदय हुआ, कैसे वो आया नेशनलिज्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें, तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, प्रेस करें। और हाँ, यहाँ पे नेपोलियन के फिगर को अच्छे से देख लें, ठीक है। उसके साथ साथ तब तक इस वीडियो में बस इतना ही। तो एक बार मैं रिव्यू बता देता हूँ। तो इसमें हमने देखा था किसके बारे में, नेपोलियन बना, पहले शुरू से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, कितने पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या डिक्लेयर किया, तब लिबरेशन में चेंज कर दिया डिपोटिज्म को, ठीक है। जैकोबिन क्लब्स बनाया, फिर जो भी आउटब्रेक हुआ रिवॉल्यूशनरी का उसने कैरी किया, नेशनलिज्म लाया पूरे फ्रांस में, ठीक है ना। उसके साथ साथ हमने नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पूरा हर एक चीज़ देखा, उसने क्या काम किया था, उसने क्या कोड लाया था, उस कोड के क्या फ़ायदा थे, क्या नुकसान हुआ, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।